हेलो स्टूडेंट्स। 11th कॉमर्स में हमारा टॉपिक चल रहा है इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, जिसमें हम पढ़ रहे हैं बिजनेस करने के नए तरीके। और इसमें मैं लास्ट लेक्चर्स में आपको डिस्कस कर चुका हूँ ई बिजनेस कॉन्सेप्ट के बारे में। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं मोड नंबर सेकंड, जिसका नाम है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। प्रेजेंट टाइम में जो आउटसोर्सिंग मेथड है बिजनेस करने का, ये काफ़ी अच्छा चलन में है और काफ़ी डेवलप भी हो रहा है। क्वेश्चन ये है कि आउटसोर्सिंग बिजनेस होता क्या है। देखो, जैसे कि आउटसोर्सिंग का मीन आपको समझ में आ रहा होगा, जिसमें आपके दो वर्ड हैं, एक तो है आउट और दूसरा है सोर्सिंग। तो आउट का मतलब होता है बाहर से और सोर्सिंग का मतलब होता है स्रोत जुटाना। यानी कि किसी भी काम के बारे में अगर आप बाहर से स्रोत जुटा रहे हो तो वो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के अंदर आएगा। ये मतलब है, ये मीन है इस टर्म का। वैसे इसका मीन जो एक्चुअल मीनिंग है वो क्या है? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का एक्चुअल मीन है contracting out the non-core activities of business। कॉन्ट्रैक्टिंग आउट यानी कि बाहर अनुबंध करना। किसके बारे में? नॉन कोर एक्टिविटीज़। नॉन कोर का मतलब होता है गैर मुख्य। गैर मुख्य का मतलब होता है वे कार्य जिनको कंपनी ये समझती है कि इनको बाहर के लोगों से करवाना ठीक रहेगा, इन पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। वो कंपनी उनको सेकेंडरी फंक्शन मानती है, उनको मुख्य कार्यों में सम्मिलित नहीं करती। उन कार्यों को गैर मुख्य कार्य माना जाएगा, ठीक है। और ऐसे कार्यों को करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? अपने बिजनेस एंटरप्राइज के बाहर जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको काम करने के लिए दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह के काम को करना ही बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कहा जाता है। देखो भाई, क्या है, सीधी सी बात है। आज मान लो किसी घर में शादी है, तो शादी के वेन्यू के लिए क्या हमें एक प्लेस खरीदना होगा? तो आंसर है नहीं, बिल्कुल नहीं खरीदेंगे हम पहले से एक वेल सेटल्ड प्लेस जो होता है उसको 1-2 दिन के लिए किराए पर ले लेंगे, और उसमें जब हमारा फंक्शन कंप्लीट फ्री हो जाएगा तब वो हम उसको हैंड ओवर कर देंगे। तो इससे हमारा क्या हुआ? खर्चा बच गया। जैसे अपन देखते हैं कि आज के टाइम में इवेंट मैनेजमेंट का काम काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि इससे क्या होता है, जो होस्ट होता है उसको काफ़ी रिलैक्स मिलता है। वो केवल एक सिंगल पेमेंट से सारी व्यवस्थाएं कर देते हैं। तो इवेंट मैनेजमेंट के अंदर आपने क्या किया? वो सारी व्यवस्थाएं खुद करने की बजाय ज़्यादा इम्पोर्टेंस माना आपने किसको? कि मैं अपने से जितनी भी गेस्ट आएंगे उन सबसे मिलूँ जुलूँ, उनके संपर्क में रहूं। एक आप काम में लगे रहोगे तो कौन आया कौन गया पता ही नहीं चलेगा। इसलिए हमने क्या किया है कि इवेंट मैनेजर को वो पैसे दिए और उसने सारा खाना पीना, डेकोरेशन, जो साउंड वगैरह है, सारी व्यवस्थाएं खुद क्या की हैं, अपने हाथ में ले ली हैं। तो अब क्या हुआ? आपको रिलैक्स मिला। फिर दूसरी बात है कि जो इवेंट मैनेजर है वो ऐसे फंक्शंस को करवाने में क्या है, एक्सपर्ट है। तो आपका जो पूरा का पूरा काम होगा, डेकोरेशन, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी, जो भी आपकी व्यवस्थाएं हैं, खाना डिनर वगैरह, सारी चीज़ें आपकी कैसी रहेंगी? काफ़ी अट्रैक्टिव होंगी, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छी मानी जाएंगी। फिर दूसरी बात है कि आपके पास काम रहेगा एक कम, क्योंकि आपने तो अपने सारे काम कहाँ डाल दिए? इवेंट मैनेजर को। तो अब आपके पास काम रह गए कम। अब आप उन कम कामों पर अपना ज़्यादा ध्यान दोगे, और जब आप ज़्यादा ध्यान दोगे तो उन कामों में जो एक्सीलेंसी है वो आपकी क्या बढ़ेगी? तैयार होगी, बढ़ेगी, ज़्यादा होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो आपका दोनों काम सही हो रहा है। पहला, जो काम आप अपने सिर पे लग के बैठे हो, जो काम आप खुद कर रहे हो अपने हाथों से, वो काम अच्छे हो रहे हैं क्योंकि आपके पास काम का बर्डन कम हो चुका है। दूसरा, जो काम हमने हैंड ओवर किए, जो काम हम दूसरे लोगों से करवा रहे हैं, वो उन कामों करने में कैसे हैं? एक्सपर्ट है। तो हमको एक नॉमिनल पेमेंट करके और वो सर्विस उनसे लेनी है, और वो काम भी बहुत अच्छे होंगे। तो सारे काम कैसे हो रहे हैं? स्पेशलाइज हो रहे हैं। ध्यान रखना, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का जो ये न्यू कंसेप्ट है,
ये इसीलिए आया है क्योंकि आज के टाइम में थोड़ा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, तो हर कंपनी सोचती है कि मेरा हर काम कैसा हो, स्पेशलाइज्ड हो, जिससे जो उसके रिज़ल्ट है वो अच्छे मिले और मेरा जो गोल है मार्केट कंपटीशन के अंदर जीतने का वो पूरा हो। और इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि अपने जो काम हैं, नॉन कोर एक्टिविटीज़ हैं, जो हम मानते हैं कि ये काम मुख्य काम नहीं है, उन कामों को हम उन एक्सपर्ट्स से करवाते हैं जो इन्हीं कामों को करने के लिए मार्केट में जमे हुए हैं। भाई आज जैसे मान लें अगर कोई कंपनी है, वो कंपनी मार्कर बनाती है, अब इस मार्कर का बेस्ट एडवर्टाइजमेंट कैसे होगा, क्या मेथड यूज़ की जाए, ये कंपनी वाले को नहीं पता। और अगर वो अपने दिमाग से कुछ मेथड लगा कर एक्सपेंस कर भी देता है एडवर्टाइजमेंट के अंदर, तो उसको हम ये मानेंगे कि ये इफ़ेक्टिव है या नहीं, इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। इसीलिए हमने संपर्क किया किससे, एक एडवर्टाइजमेंट एजेंसी से, और उस एडवर्टाइजमेंट एजेंसी से इस चीज़ के बारे में कंसल्ट करके उससे हमने बेस्ट ऑप्शन जाना और उसको हमने एक पेमेंट किया, एक नॉमिनल पेमेंट जो उसका बनता है, और उसने हमारी तरफ से क्या किया, हमारे प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट किया, जो काफ़ी इफेक्टिव रहेगा क्योंकि एडवर्टाइजमेंट एजेंसी उस काम को करने में कैसी है, एक्सपर्ट है, वो हमसे बेहतर जानती है। और दूसरी बात ये है कि उसका जो खर्चा है वो लाइफ टाइम का भी नहीं है, एक बर्डन नहीं है आपके माइंड पे, कभी भी आप छोड़ सकते हैं, कभी भी आप त्याग सकते हैं। जबकि अगर मान लो आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेपरेट एक एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट बनाया, उसका एक ऑफिस बनाया, उसमें 4-5 बंदे अपॉइंट किए हैं मैनेजर, तो ये डिपार्टमेंट आपको अब इसी काम के लिए यूज़ करना ही पड़ेगा क्योंकि आप इन चीज़ों में पैसा खर्च कर चुके हैं। तो इसीलिए हम ये मानते हैं कि लो इन्वेस्टमेंट में, ध्यान रखेंगे हम, अगर लो इन्वेस्टमेंट में अच्छा काम करवाना चाहते हैं तो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग एक अच्छा विकल्प है, जिसके अंदर क्या होता है, कोई कंपनी अपने कामों को दूसरी कंपनियों को सौंप कर उनसे करवा लेती है। भाई जैसे आज मान लो कोई कंपनी है, कंपनी का नाम है एवीसी लिमिटेड, और एवीसी लिमिटेड को क्या करना है, 4 एम्प्लॉई अपॉइंट करने हैं, जिसमें 2 तो अकाउंटेंट हैं और एक एलडीसी है और एक क्लीनर है। 4 बंदे अपॉइंट करने हैं, और ये 4 बंदे अपॉइंट करने हैं। उन चारों के लिए एवीसी कंपनी ने क्या बनाया, अपनी कंपनी के अंदर एक डिपार्टमेंट बनाया। इस डिपार्ट का नाम है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। ये कर्मचारियों की नियुक्ति करने का काम करेगा। अब इस डिपार्टमेंट की एक बिल्डिंग होगी, एक ऑफिस होगा, बहुत सारे रिसोर्सेज होंगे और इसमें कुछ 4-5 लोग काम करेंगे जो ढेर सारे लोगों से एप्लीकेशन लेंगे, उनकी स्किल्स चेक करेंगे और फिर उनको इंटरव्यू वगैरह के माध्यम से अलग अलग स्टेप पर क्लियर करवाते हुए उनका सिलेक्शन करेंगे। ये काफ़ी महंगा नहीं हो गया? इससे बढ़िया है कि एवीसी कंपनी एक प्लेसमेंट एजेंसी से क्या करे, कांटेक्ट करे कि भाई हमें इस तरह के क्या चाहिए, एम्प्लॉयज़ चाहिए, और हम आपको पर एम्प्लॉई 1000 रुपये का क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। तो पता चला कि इस कंपनी ने क्या किया, अपनी तरफ से एडवर्टाइजमेंट दिया, इस कंपनी ने खुद क्या किया, लोगों से बातचीत की, कन्वर्सेशन किया, लोगों के स्किल्स चेक किए और 4 अच्छे वेल स्किल्ड जो बंदे हैं वो लेके किसको दे दिए, एवीसी कंपनी को दे दिए। तो कंपनी केवल 4000 रुपये के खर्चे में ही 4 टॉप क्वालिटी के एम्प्लॉयज़ ले लेगी। तो ये जो कंपनी है प्लेसमेंट एजेंसी, इसको हम बीपीओ सर्विस प्रोवाइडर कंपनी कहेंगे। बीपीओ सर्विस प्रोवाइडर का मतलब होता है ये कंपनी दूसरी कंपनीज के लिए क्या कर रही है, एम्प्लॉयज़ रिक्रूट कर रही है, कर्मचारियों की भर्ती कर रही है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इसको हम बीपीओ सर्विस प्रोवाइडर कंपनी कहेंगे। अगर मान लो आप डिपार्टमेंट बनाते, उसमें बंदे बैठाते और बहुत सारे संसाधन जुटाते तो उससे आपका खर्चा बढ़ता, फिर ये डिपार्टमेंट क्या काम करेगा, जबकि आपको एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट तो बार बार नहीं पड़ेगी। तो आपने क्या किया, इसके लिए बहुत सिंपल तरीका निकाला है, जिसमें आपने दूसरी कंपनी को कांटेक्ट किया और वहाँ से 4 बंदे मंगवा लिए और उनका जो नॉमिनल पेमेंट है वो पेमेंट कर दिया। ठीक है, तो ऐसा करने से आपकी जो कॉस्ट है वो भी रिड्यूस हो गई और ये लोग क्या है, एक्सपर्ट भी हैं। तो आपको जो 4 बंदे छांट के मिलेंगे वो बिल्कुल बेस्ट होंगे। बहुत सारी एक ग्रुप में से सबसे बेस्ट जो छांट के 4 बंदे लाए जाएंगे वो कौन लाएगी, आपको प्लेसमेंट एजेंसी लाएगी।
तो इस तरह से जो आपका बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग है, इसके अंदर आप अपने बिजनेस की नॉन कोर एक्टिविटीज़ को क्या करते हैं, दूसरी कंपनीज़ को ट्रांसफ़र कर देते हैं और वो कंपनी सर्विस प्रोवाइडर की फॉर्म में आपके कामों को करके आपसे एक नॉमिनल चार्ज पेमेंट ले लेती हैं। ठीक है। अब इसमें भी क्या होता है, सर्विस प्रोवाइडर दो तरह के होते हैं। एक तो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं कौन से, कैप्टिव सर्विस प्रोवाइडर। कैप्टिव सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर का मतलब जान गए आप, सर्विस प्रोवाइडर वही कंपनी है जो आउटसोर्सिंग का बिजनेस कर रही है। ठीक है। तो कैप्टिव सर्विस प्रोवाइडर कौन सा होता है, इसको बोलते हैं आबद्ध सेवा प्रदाता। आबद्ध सेवा प्रदाता। कैप्टिव सर्विस प्रोवाइडर वो सर्विस प्रोवाइडर कंपनी होती है जो किसी एक ही बिजनेस फर्म के लिए काम करेगी। जैसे हम बात करें, आज एक कंपनी अमेज़ॉन कंपनी है, वो ढेर सारे पार्सल्स एक दिन के अंदर डिलीवर करती है और इन डिलीवरी को देने के लिए इसने एक कंपनी XYZ लिमिटेड से क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया। और ये XYZ लिमिटेड केवल डेली डिलीवर होने वाले पार्सल्स को भेजने का काम केवल अमेज़ॉन कंपनी के लिए ही करेगी और किसी दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट्स को ये डिलीवर नहीं करेगी। तो इस कंपनी को हम कैसा कहेंगे, कैप्टिव सर्विस प्रोवाइडर कहेंगे। क्लियर है यहाँ तक? यानी कि ये कंपनी केवल इसी कंपनी के लिए काम कर रही है, इसी से जुड़ी हुई है, इसी से बंधी हुई है। इसका नाम आबद्ध सेवा प्रदाता कहा जाएगा। ठीक है। दूसरा होता है एक थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर। थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर कौन सा होता है, माना कि XYZ लिमिटेड ये पार्सल्स डिलीवरी करने का काम फ्लिपकार्ट के लिए या जॉबोंग के लिए या स्नैपडील के लिए और ऐसी ही ढेर सारी कंपनीज़ के लिए भी करती है। तो अब ये किसी एक कंपनी से केवल काम नहीं निकाल रही, ये बहुत सारी कंपनियों को सर्विस दे रही है। तो ये दो पार्टी हो गई, एक जिसको पहले दे रही थी, इसके बाद इन्होंने दूसरी कंपनीज़ के काम भी ले लिए। तो ये सारी थर्ड पार्टी में काउंट होंगी। नाम क्या हो जाएगा, थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर। समझ में क्या आया? ऐसी कोई भी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी जो किसी एक कंपनी से बंधी हुई नहीं है, जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि वो बहुत सारी कंपनीज़ को क्या करती है, अपनी सर्विसेज देती है, उसको हम थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर कहेंगे। ठीक है। अब थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर जो हैं, इनमें भी क्या होता है, टाइप्स है। इसमें दो टाइप्स होते हैं, मैं आपको बताऊं। एक तो होता है हॉरिजॉन्टल और एक होता है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल को समस्तर तृतीय पक्ष सेवा प्रदाता कहते हैं। थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर को हिंदी में तृतीय पक्ष सेवा प्रदाता कहा जाता है। यहाँ हॉरिजॉन्टल कौन है, सर्विस प्रोवाइडर है जिसको समस्तर सेवा प्रदाता कहेंगे। और एक है वर्टिकल सर्विस प्रोवाइडर जिसको ऊर्ध्वाधर सेवा प्रदाता कहा जाता है। इनमें क्या डिफरेंस है वो पढ़ते हैं। अगर मान लो कोई थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर केवल एक ही सर्विस देती है, क्या सर्विस, एक ही सर्विस कि भाई मैं तो केवल कंपनी में एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट कर सकती हूँ, ऐसा कह रहा है सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर का कह रहा है कि भाई मैं केवल और केवल एम्प्लॉयज़ दे सकता हूँ आपको, तो केवल और केवल एम्प्लॉयज़ की ज़रूरतों को पूरा करने वाली कंपनी है, तो इसको बोलेंगे अपन, क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर। लेकिन एक कंपनी ऐसी है जो ढेर सारे काम करती है, ये आपके लिए एम्प्लॉयज़ भी दे देगी, ये आपके लिए आपके शेयर्स और डिवेंचर्स को मार्केट में इश्यू करवाने में सपोर्ट भी कर रही है, ये कंपनी आपके लिए एडवर्टाइजमेंट भी कर रही है, ये कंपनी आपके बिजनेस ऑफिसेज में, ब्रांचेज में क्या क्लीनिंग की फैसिलिटी भी दे रही है। तो ऐसी कंडीशन में इसके पास सर्विसेज कैसी हो गई, ज़्यादा लाइन लग गई है, सर्विसेज की क्या लग गई, लाइन लग गई। तो इसलिए इसका नाम क्या है, लंबवत या ऊर्ध्वाधर सेवा प्रदाता कहलाएगा। ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल तो केवल एक ही सर्विस देती है और वर्टिकल आपको ढेर सारी सर्विसेज देती है। ठीक है। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है और ये किसके पार्ट है, थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर के। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट आज आपने पढ़ा है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का, जिसमें आपने कैप्टिव सर्विस प्रोवाइडर, थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर दो के बारे में पढ़ा। कैप्टिव वो हैं जो एक ही फर्म को सेवा देते हैं, थर्ड पार्टी जो एक फर्मों के ग्रुप को देते हैं। इसमें भी दो टाइप है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कौन से होते हैं, जो आपके केवल एक ही सर्विस देंगे, और वर्टिकल कौन से हैं, जो आपको विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं। ठीक है। तो आज की क्लास में केवल इतना ही।